जय हिंद विद्यार्थियों। जय हिंद शिक्षा संस्थान में आज से एमपीपीएससी, यूपीएससी और एमपीएसआई नए पाठ्यक्रम पर आधारित एमपीएसआई की कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और आपको ऑनलाइन अधिक से अधिक कक्षाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा आपने देखा होगा, अभी हिस्ट्री की क्लास लगातार आरंभ से ही बिल्कुल आप देख रहे हैं। उसके लगभग 6 वीडियो हो चुके हैं और अभी आज से मैं जियोग्राफी के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पूरी जियोग्राफी आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग नियमित रूप से देखते रहें। विद्यार्थियों, आप पूरा वीडियो देखने के बाद उसमें कुछ कमेंट जरूर लिखा करें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। अगर आप कुछ सजेशन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को परिवर्तित करने की भी कोशिश करेंगे और ऐसा करके हम इस संस्थान के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे। जय हिंद शिक्षा संस्थान ये एक चैरिटी के लिए काम करता है और चैरिटी के थ्रू यहाँ विद्यार्थियों को एडमिशन दिए जाते हैं। यहाँ विद्यार्थियों से बहुत मामूली खर्च पर उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आप भी अगर चाहें तो यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज से हमने जैसा शुरू किया है, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है भूगोल शब्द। भूगोल शब्द क्या बताता है हमको कि भूगोल है। भूगोल है, इसके बारे में किसने कहा था? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले आपको बोला कि भूगोल है? वो थे महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि भूगोल है और भू का एग्जैक्ट शेप गोल ना होकर, चूंकि ये जो पृथ्वी है ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसका जो शेप बनता है वो हिंदी में लघुअक्ष गोलाभ कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये इसका सही नाम है पृथ्वी की आकृति का। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में यही पूछी जाती है। तो किसने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी लघुअक्ष गोलाभ आकार की है? ये आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने सबसे पहले यह बात कही थी। इसके बाद बात आती है कि भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले दिया था। लेकिन ज्योग्राफी की सही व्याख्या या पूरी दुनिया की सही व्याख्या जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था हिकेटियस। इसलिए कुछ किताबों में हिकेटियस को भी ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले विद्यार्थियों एक बात आती है, दूसरी शताब्दी में एक विद्वान हुए, ज्योग्राफर हुए, क्लाउडियस टॉलमी। इन्होंने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, जिसे कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में झुठला दिया। और कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी उसके अनुसार सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ये कहा था कोपरनिकस ने। तो ये विद्यार्थियों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही एक यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए। 6वीं शताब्दी में उज्जैनी के राजा, उज्जैनी में हमारे यहाँ एक विद्वान हुआ करते थे, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने एक किताब लिखी थी पंच सिद्धांतिका। उस पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले ये बताया गया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। लेकिन चूंकि विश्व स्तर पर हमारे साहित्य और हमारे जो सनातनी विद्वान हैं उनको उतना महत्व दिया नहीं जाता, यही कारण है कि उनका नाम आगे ही नहीं आया। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे वराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में ये चीज़ बता दी थी, जिसे आज हम कह रहे हैं कि कोपरनिकस ने बताया। कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही इस बात की घोषणा हमारे विद्वान कर चुके थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये थोड़ा सा हमने आपको एक ब्रीफ दिया। इस ब्रीफ के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि ज्योग्राफी क्या है, क्या होती है। विद्यार्थियों इसके बाद चूँकि ज्योग्राफी कई प्रकार की होती है, उसमें से प्रमुख ज्योग्राफी में जो पढ़ी जाने वाली चीज़ है वो ये है कि आखिर इस पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुरुआत पहले हम करेंगे कि आखिर कहाँ से पहली बार ब्रह्मांड बना
और इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी बॉडी बनी। इसलिए जब भी ज्योग्राफी पढ़ी जाती है तो सबसे पहले कॉस्मोलॉजी पढ़ी जाती है। कॉस्मोलॉजी यानी होता है ब्रह्मांड शास्त्र। तो ब्रह्मांड शास्त्र यानी यूनिवर्स के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे। तो विद्यार्थियों, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। सबसे पहले एक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन नामक विद्वान हुए रशिया में, जिन्होंने ये बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक समय केवल एक मटर के दाने के समान इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था और जो केवल ऊर्जा थी, मास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यानी पूरे ब्रह्मांड एक ऊर्जा के रूप में मटर के दाने जैसी संरचना में समाया हुआ था, जिसकी डेंसिटी बहुत अधिक, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था डेंसिटी के कारण। उसके बाद आज से 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को महाविस्फोट कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में बिग बैंग कहते हैं। तो ये जो बिग बैंग की थ्योरी है, ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने दी थी। और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने चूंकि जब इसकी थ्योरी दी तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, या दूसरे शब्दों में कहें इसको वो साबित नहीं कर पाए थे। तो इसको विस्तार से, व्यवस्थित रूप से समझाने का काम जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। इसलिए बिग बैंग थ्योरी का जनक जॉर्ज लेमेंत्रे को कहा जाता है, ना कि अलेक्जेंडर फ्रीडमैन को। तो जॉर्ज लेमेंत्रे बताते हैं कि जो मटर के दाने के समान संरचना थी, उसके बाद चूंकि इसको प्रूव किया था जॉर्ज लेमेंत्रे, लेकिन शुरुआत तो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ही की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि मटर के दाने के जो समान स्ट्रक्चर था, इसमें केवल 10⁻⁻43 सेकंड में एक विस्फोट होता है। केवल इतने समय में, ये समय एक सेकंड का 10⁻43 इतना वह भाग है, ये बहुत छोटा भाग है। इतने समय में विस्फोट होता है और इतने ही समय में जो टेम्परेचर क्रिएट हुआ वो टेम्परेचर था 10⁻32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये विश्व का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा कोई टेम्परेचर नहीं होता। इस टेम्परेचर पर पदार्थ जिस अवस्था में था उसे पदार्थ की सबसे पहली अवस्था कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा से पहले भी एक अवस्था कहलाती है जिसे कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा पदार्थ की सबसे पहली अवस्था है जो बिग बैंग के मात्र 10⁻⁻43 सेकंड बाद उत्पन्न होती है, जब टेम्परेचर होता है 10⁻32 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अभी तक के ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलना शुरू करता है और छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट होती है। जब एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले जो पार्टिकल बना उसी को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यही गॉड पार्टिकल विद्यार्थियों आज भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में चर्चित है ये। और इसी को जानने के लिए हेड कोलाइडर जो नामक एक मशीन लगाई गई थी फ्रांस में, और उसमें भी अभी कुछ साल पहले प्रैक्टिकल किया गया था। वो प्रैक्टिकल इसी पर आधारित था। तो इस तरह से ब्रह्मांड लगातार जब विस्फोट हुआ उसके बाद से फैलता चला गया और ये ब्रह्मांड आज भी निरंतर फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। ये चीज़ वैज्ञानिकों ने कई बार साबित कर दी है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये ब्रह्मांड इसी तरह से फैलता चला जाएगा और इसमें विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, अन्य जीवों की उत्पत्ति होगी। इस तरह से ये होती चली गई और समयानुसार इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। आज जब ये घटना हो गई, आज से 13.8 अरब साल पहले, तब से लेके अब तक इसमें पृथ्वी का भी निर्माण हो गया और ग्रहों का भी निर्माण हो गया, तारे भी बन गए। लेकिन वास्तव में सबसे पहले क्या बना या क्या ऐसा था उसके बाद ये ग्रह बने? तो विद्यार्थियों, यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो मूल जो तत्व था, जो मटर के दाने के समान था, उसका सेंटर वाला भाग अभी भी अस्तित्व में है और वो लगातार इस ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रहा है। जिस दिन इस ब्रह्मांड के बाहर की ओर लगने वाला बल मटर के दाने के केंद्र द्वारा
अंदर की ओर खींचे जाने का बल जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उस दिन ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा और वापस इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी हावी हो जाएगी कि पूरा ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। और सिकुड़ते सिकुड़ते जितने समय में फैलेगा उतने ही समय में ये सिकुड़ेगा और फिर से सिकुड़ के मटर के दाने का स्ट्रक्चर ले लेगा और ये सभी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि सिकुड़ते हुए इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसे आइंस्टीन ने सिद्ध किया है अपने ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध जो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन जो उन्होंने दिया है आइंस्टीन ने, उन्होंने इसी चीज़ को साबित किया है कि जब कोई वस्तु इतनी तेज़ गति से चले कि उसकी चाल प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा हो जाए तो उस समय फिर क्या होगा, वह वस्तु धीरे धीरे मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यही चीज़ होगी एक समय जब ये वापस खींचेगा अपनी तरफ, तो खींचने में पूरे ब्रह्मांड के सिकुड़ने की जो दर है या अंदर सिकुड़ने की जो दर है वो प्रकाश के चाल से भी तेज हो जाएगी, तो यही पूरा मास फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये बिग बैंग थ्योरी विद्यार्थियों दी गई थी। इस बिग बैंग थ्योरी में आगे चलकर फिर ये बताया गया कि जब थ्योरी बन गई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये कहाँ से हुआ, तो विद्यार्थियों ये जो निर्माण हुआ है ये अगली कड़ी में हम आपको बता रहे हैं। विद्यार्थियों जब बिग बैंग की घटना हुई उसके बाद सबसे पहले मास के रूप में धूल और गैस के कण बने। धूल और गैस के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के पास में आए, पास में आकर इनका आकार बड़ा होता है। यहाँ ये ध्यान रहे कि ब्रह्मांड की रचना सबसे पहले जिस गैस से हुई है उसका नाम है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड का 90% भाग केवल हाइड्रोजन से बना है विद्यार्थियों। अगर हम मास की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड के मास का 73% हाइड्रोजन है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का अगर तत्व रूप में जनक कहें तो वो हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के पास आकर संलयित होती है, यानी फ्यूज़ होती है, और फ्यूज़ होने के बाद हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा नाभिकीय संलयन से निकली हुई ऊर्जा है जो अक्सर हम प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य या सभी तारों से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, तो हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न से जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा ही बताती है कि तारे का जन्म हो गया है। इस तरह से जब ये पार्टिकल एक दूसरे के पास में आए, बहुत डेंस हुए, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोबार से एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए और अंततः उनमें फ्यूज़न हुआ, नतीजा उनकी परिणति हीलियम में कन्वर्ट होना और साथ में कुछ एनर्जी का निकलना। जैसे ही एनर्जी निकलनी शुरू हुई तो वही एनर्जी दिखना शुरू हो गई नेबुला में, अन्यथा नेबुला डार्क कलर का था। तो इस तरह से जहाँ से एनर्जी निकलना शुरू हुई वहीं सूर्य का, वहीं तारे का जन्म हो गया। और ऐसा होते होते जब बड़ा आकार ले लेता है तो वो एक तारे के रूप में दिखाई देने लगता है। इस तरह से तारे का जन्म हुआ। शुरुआत नेबुला से होती है, नेबुला से तारे का जन्म होता है। ऐसे तारे मिलकर, लाखों करोड़ों तारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है। तो वो आकाशगंगा मंदाकिनी, उसका निर्माण होता है। और जब मंदाकिनी बनती है तो उसमें करोड़ों अरबों तारे होते हैं। उन्हीं तारों में से एक हमारा तारा सूर्य है। तो आइए हम देखते हैं विद्यार्थियों कि ये मंदाकिनी में सूर्य की क्या स्थिति है। तो करोड़ों तारों से मिलकर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को हम आकाशगंगा कहते हैं। चूँकि दूधिया कलर की दिखाई देती है इसलिए इसे मिल्की वे कह देते हैं। पूरा चूँकि सूर्य इसी का एक हिस्सा है विद्यार्थियों, इसमें करोड़ों तारे हैं, उनमें से एक सूर्य है। ये यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन है। इस सूर्य को यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाता है सूर्य, इस मंदाकिनी का। इसको पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं। और इतना बड़ा चक्र लगाने में जब सूर्य आगे बढ़ता है तो इसकी चाल होती है 230 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज गति से सूर्य चक्कर लगाता है, तब इसे 25 करोड़ साल लगते हैं इस मंदाकिनी का पूरा एक चक्र कंप्लीट करने में। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये जो सूर्य का एक पूरी परिक्रमा होती है इसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में गांगेय वर्ष या इंग्लिश में गांगेटिक ईयर भी कहा जाता है। तो सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 25 करोड़ साल। ये इसकी पूरी परिक्रमा इस तरह से कंप्लीट होती है। किसी स्टार का लाइफ साइकिल यानी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक
किस तरह का होता है। तो यही स्टार जो इसका निर्माण हो चुका है विद्यार्थियों, वो भी अब समय के साथ उसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो हम जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जब भी कोई तारा जिसका जन्म हो जाता है तो वो जन्म होता कहाँ से? वही नेबुला से। स्टेलर नेबुला मतलब जो एक धूल और गैस का एक गोला हुआ करता था, उसी से एक तारा बनता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन के आपस में संलयित होने से, फ्यूज होने से हीलियम का निर्माण होता है और प्रकाशमान होने लगता है। तो जब पहली बार तारा बना तो उसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। प्रोटो स्टार माने होता है तारे का जन्म, शुरुआत। तो प्रोटो स्टार के बाद सबसे पहले जब तारा बना तो उस तारे का आकार कैसा था? या तो सूर्य के आकार के बराबर अथवा सूर्य के आकार का 1.4 टाइम्स से ज़्यादा। विद्यार्थियों, यहाँ दो प्रकार के तारों की कल्पना की गई है। सूर्य के वजन का यानी सोलर मास का 1.4 टाइम्स से ज़्यादा। हमारे वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य के आकार, सूर्य के मास का 1.4 टाइम्स से ज़्यादा मास वाले जो तारे होते हैं वो बड़े तारे कहलाते हैं। और उनमें एक घटना होती है जिसे कहते हैं सुपरनोवा, यानी उनमें विस्फोट होता है, उनकी मृत्यु से पहले विस्फोट होता है। लेकिन ऐसे तारे जिनका मास 1.4 सोलर मास से कम होता है, उनमें इस तरह का सुपरनोवा न होकर उनमें प्लानेटरी नेबुला बनता है। ऐसे इसको ऐसे समझेंगे विद्यार्थियों कि जब भी कभी ऐसी घटना होगी तो यहाँ आप ये मान के चलें कि एक लिमिट तय कर दी चंद्रशेखर ने, 1.4 सोलर मास। तो ये इसीलिए कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि वजन मापने की या द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो है 1.4 सोलर मास। इसको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है? ये द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और चंद्रशेखर लिमिट का मान कितना होता है? 1.4 सोलर मास के बराबर। तो यहाँ दो प्रकार के तारों की बात कही गई है। एक तारा वो है जो एवरेज स्टार है, यानी सूर्य जैसा है, जो 1.4 सोलर मास से कम है, तो वो ये एवरेज स्टार हो गया। जब इसमें आगे एक्सपांशन होता है तो इसका आंतरिक भाग आंतरिक भाग में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है। नतीजा, अब वहाँ फ्यूज़न नहीं होता, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हैवी पार्टिकल केंद्र में होते हैं और वहाँ पर डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है। तो अंदर के भाग में डेंसिटी ज़्यादा होती है, बाहर के भाग में डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी वाला भाग लाल रंग से चमकता है और इसीलिए ये रेड जाइंट इसको नाम दिया गया है। तो रेड जाइंट लाल रंग का हो जाता है। बाद में फिर यही, जैसे दीपावली पे कुछ फुस्सी बम होते हैं ना, जो फूटते नहीं है, फुस्स करके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक वैसे ही रेड जाइंट में भी एक हल्का सा फुसफुसा जैसा फूटता है ये। तो इसको कहते हैं प्लानेटरी नेबुला। और प्लानेटरी नेबुला में बाहर का पूरा मटेरियल अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाता है, बीच का छोटा सा भाग बचता है, जैसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। यही बोना श्वेत बामन तारा है, बोना तारा कहलाता है। और इस तारे की अंतिम अवस्था है, इसके बाद ये ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ऐसे तारे जो मैसिव स्टार हैं, जिनका वजन सूर्य के वजन का 1.4 टाइम्स से ज़्यादा है, ऐसे सभी तारे जब आकार में बढ़ना शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें रेड सुपर जाइंट कहा जाता है। रेड सुपर जाइंट के बाद इसकी जो अगली अवस्था होती है, इसमें विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा का जो टेम्परेचर होता है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है अभी की स्थिति में। ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा फॉर एवर किसी भी समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तब था जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, जो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी बताई थी। उसके बाद से वो दोबारा अब नहीं देखा जाएगा जब तक कि दोबारा बिग बैंग की घटना नहीं होगी। तो लेकिन इसके बाद फिर ब्रह्मांड का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला अगर बात करें तो वो कब होगी? जब भी किसी तारे की मृत्यु होगी और उसमें सुपरनोवा की घटना होगी। तो 10⁻12 के आसपास इतना टेम्परेचर होगा विद्यार्थियों एक तारे का, वही आज की तारीख में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला तारा कहलाएगा। और जब इसकी मृत्यु होगी, जब सुपरनोवा होगा, तो या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो मैसिव स्टार था, ये सूर्य के मास का अगर 3 गुना तक है तो
3 गुना से लेकर 4 गुना तक है तो ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, और इससे भी बड़ा है, 5 गुने से भी बड़ा है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन स्टार को न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था तक आते आते सभी परमाणुओं में से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये वो तारा है जिसका हर एक परमाणु केवल न्यूट्रॉन के रूप में होता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और जब ये तेजी से स्पिन करता है तो इसमें से रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, इसलिए ये बहुत तेज शाइन करता है। यही कारण है कि इसे पल्सर स्टार भी कह देते हैं। इसी की अगली अवस्था पल्सर स्टार है। लेकिन जो बहुत बड़े तारे हैं, जब वो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है कि डेंसिटी के कारण उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि सूर्य का प्रकाश भी उनसे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसीलिए केवल काला छेद दिखाई देता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। और ये इतना खतरनाक होता है कि इसके पास से होकर अगर कोई गुजर जाए तो वो पूरा इसमें समा जाता है, ये उसको निगल जाता है। तो यही पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश को 100% एब्जॉर्ब कर सकता है। विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई पदार्थ है जो प्रकाश को 100% एब्जॉर्ब कर सके? आप कहेंगे नहीं। तो फिर ऐसा कहाँ है? अगर परीक्षा में प्रश्न आए, क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई पदार्थ है जो 100% सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके? तो आप कहेंगे हाँ है, वो है ब्लैक होल। ये है। तो इस प्रकार से ये पूरे तारे का जन्म और मृत्यु का मैंने पूरा आपको वृतांत सुनाया। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूँ सूर्य का किस तरह से लाइफ साइकिल होगा, एक बार चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें अपने सूर्य की, तो सूर्य की प्रारंभिक अवस्था ये है। आज सूर्य लगभग 5 अरब साल पूरे कर चुका है, तो ये सूर्य की अवस्था है जो वर्तमान अवस्था है। इसके बाद सूर्य का क्या होगा? धीरे धीरे सूर्य का आकार बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य रेड जाइंट तारे में कन्वर्ट। तो जब भी सूर्य की हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो ये आगे चलकर इसका आकार बढ़ता चला जाएगा और जब 10 अरब साल पूरे होंगे उस समय यहाँ पर रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा और प्लानेटरी नेबुला इसकी अगली स्टेज होगी। वहीं से ये वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होके और अंत में ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा साइकिल होगा सूर्य का। यानी सूर्य की अवस्था कितने समय तक रहेगी? जितना समय ब्रह्मांड को हो गया है इतना ही समय सूर्य के लिए होगा। लगभग 14 अरब साल में सूर्य अंत हो जाएगा सूर्य का। लेकिन वर्तमान जो सूर्य है, इसके साथ साथ पृथ्वी भी इसमें समा जाएगी। तो पृथ्वी इसमें अगर समाएगी तो ऐसा क्यों होगा विद्यार्थियों? क्योंकि अभी हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं। वो ग्रह कितनी दूरी पर हैं? बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है उनकी। और सूर्य का जब आकार बढ़ेगा, जब रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने सभी ग्रहों को वापस अपने अंदर समेट लेगा। क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ग्रह फिर भाग नहीं पाएंगे, उन्हें सूर्य के ऊपर गिरना ही पड़ेगा। इस तरह से सूर्य उसको खा जाएगा। यही रेड जाइंट अवस्था होगी। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि पृथ्वी की आयु अभी 4.6 अरब साल की है। लगभग कितने समय बाद पृथ्वी को सूर्य निगल लेगा? तो वो है विद्यार्थियों 10 अरब साल। 10 अरब साल बाद ही सूर्य में विस्फोट होने की स्थिति निर्मित होगी और ये विस्फोट प्लानेटरी नेबुला के रूप में कन्वर्ट होगा। यहीं से वाइट ड्वार्फ बनेगा। वाइट ड्वार्फ की जो अवस्था होती है विद्यार्थियों, इसी से आगे ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है ये, जब ख़त्म हो जाता है। यहीं पर सूर्य की किसी भी तारे की यही वो अवस्था है जब हीरों की वर्षा होती है। बहुत सारे हीरे, जैसे आज हमारे पृथ्वी पर ओलावृष्टि होती है, ऐसे ही वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये वो अवस्था है जहाँ हीरे गिर के अंदर गिरेंगे, लगातार हीरों की बारिश होगी। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की कौन सी अवस्था में हीरों की बारिश होती है? तो आप कहेंगे वाइट ड्वार्फ। तो वाइट ड्वार्फ स्थिति में ही हीरे बनते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में जो तारे हैं वो कितने प्रकार के हैं। उनमें से एक सप्तऋषि तारामंडल, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये सप्तऋषि तारामंडल, ये तारे जिस तारों के समूह के अंतर्गत आते हैं, उन तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं।
तो सप्तऋषि तारे जिस तारा मंडल का भाग हैं उसका नाम है उर्सा मेजर या बिग डिपर भी कहा जाता है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्सा मेजर कहा जाता है या उर्सा मेजर तारा समूह का भाग है सप्तऋषि तारा मंडल। और सप्तऋषि तारे में जो अंतिम तारा है ये कैसा होता है विद्यार्थियों? एक जो खोमचा आपने देखा होगा जिससे रेत या मिट्टी इत्यादि भरते हैं, उसके जैसा एक चम्मच है बड़ा सा। इसका जो अंतिम तारा है और इससे पहले वाले तारे को मिलाकर अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये जिस तारे से जाकर टकराती है उसे कहते हैं ध्रुव तारा या पोलारस। पोलारिस जो स्टार है वो यही वाला है, ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा इसी के जैसी एक और तारा समूह है, वो भी इसी के जैसा दिखाई देता है। इस तारा समूह को कहते हैं उर्सा माइनर, क्योंकि ये छोटा था। ये जो तारों का समूह है ये छोटा है और ये अपेक्षाकृत बड़ा है, तो इसे उर्सा मेजर और ये उर्सा माइनर कहलाता है। उर्सा मेजर ये शी बियर भी कहते हैं इसको। शी बियर यानी जो फेमाइन जेंडर है भालू का, उससे इसकी तुलना की जाती है। शी बियर है ये, और यही शी बियर ये उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो ये शी बियर का हिस्सा है सप्तऋषि तारामंडल, और इसी का छोटा पार्ट ही बियर के नाम से जाना जाता है, उर्सा माइनर। ये पोलारिस तारा समूह के अंतर्गत, पोलारिस तारा इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये दोनों ही तारा समूह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पोलारिस तारा हमेशा पृथ्वी के उत्तरी भाग में, उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि इसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव के ऊपर इस तरह से होती है कि वहाँ से आने वाला प्रकाश लगभग 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है। इसीलिए पृथ्वी के किसी भी भाग से देखने पर हर समय पोलारिस स्टार यानी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और इसीलिए रात के समय अगर दिशाओं का ज्ञान करना हो तो इसी के आधार पर दिशाओं का ज्ञान होता है। जिस दिशा में ध्रुव तारा दिख रहा है वो उत्तर दिशा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके अपोजिट दक्षिण है। और हम जानते हैं कि अगर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ तो दाहिने हाथ पर दक्षिण होता है। इस तरह से रात में हम दिशाओं का ज्ञान कराने वाला तारा पोलारिस होता है हमें, और दिन के समय दिशाओं का ज्ञान करना आसान होता है, सूर्य के माध्यम से हम कर लेते हैं। तो कभी परीक्षा में ये पूछा जाए कि रात को दिशाओं का ज्ञान किस तारे के माध्यम से होता है, तो वो है पोलारिस तारा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये दो हमने बड़े नक्षत्र समूह देखे। इसके साथ ही एक और नक्षत्र समूह है जिसे कैनिस मेजर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम तो विद्यार्थियों ये है तीसरा तारा समूह जिसे कहते हैं कैनिस मेजर। इस कैनिस मेजर की आकृति पूरे तारों को जोड़ दिया जाए तो ये कुत्ते की जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। डॉग स्टार इसका वो स्टार है जो सबसे बड़ा है। ये गर्दन पर जो स्टार है इसे सीरियस, इस तारे का नाम है सीरियस, और चूंकि कुत्ते जैसी आकृति के तारा समूह का एक भाग है इसलिए इसे सीरियस डॉग स्टार भी कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सीरियस डॉग स्टार किस तारा समूह के अंतर्गत आता है, तो वो है कैनिस मेजर। कैनिस मेजर का एक भाग है और यही ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है विद्यार्थियों। हमारे सौरमंडल से, पृथ्वी से देखने पर जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है वो ये सीरियस डॉग स्टार है। इसकी स्थिति विद्यार्थियों कैसी है? ये पृथ्वी से, सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, और सूर्य हमारे पृथ्वी से या सूर्य से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जबकि सूर्य के सबसे पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन ये सबसे चमकीला तारा है। इस प्रकार विद्यार्थियों तारों के बारे में हमने विस्तार से जाना, समझा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सबको बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन कर लेंगे विद्यार्थियों। तो इसको अध्ययन अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपका एक ज्योग्राफी का एक बड़ा पार्ट कंप्लीट होगा। कल हम सौर मंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद।